तादाद में कारकुनान शामिल रहे। आपको बता दें कि यह पदयात्रा सतवारी चौक से अंबेडकर चौक तक निकाली गई। इस मौके पर कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला ने कहा कि इस पदयात्रा का मकसद भारतीय आईन की हिफाजत के तय बेदारी फैलाना है। आप संदेश देना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पे छेड़छाड़ की राजनीति की जाएगी। डॉक्टर अम्बेडकर साहब के प्रति जो शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे भाजपा करती है, उसका विरोध हमने लगातार पहले भी सड़कों पे प्रदर्शन करके जताया और आज भी जता रहे हैं। और महात्मा गांधी जी को याद करते हुए, श्रद्धा के सुमन उनको अर्पित करते हुए कि बापू जी के रास्ते पर चलना ये इस समय की पुकार है। सेक्युलर फोर्सेस को मजबूत कर पाए, मिलजुल के भाईचारे की ताकतों को मजबूती के माध्यम से हम देश को मजबूत कर पाए, यही इस समय की पुकार। दिल्ली सरकार के बिल्कुल खिलाफ है जो बापू के असूलों को और हमारे अम्बेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन बनाए के कॉन्स्टिट्यूशन के असूलों को जो इस समय जा रहे प्रिंसिपल, सारे रूल्स एंड लॉज, जो रूल ऑफ लॉ रहने नहीं दिया, उसके खिलाफ हम लोग सड़कों पे हैं। हम लोगों को कह रहे हैं कि हम इसको तीनों को बचाएं, उनकी सोच को बचाएं, आईने हिंद को बचाएं। जब आईने हिंद हमारा यहाँ बर्बाद हो रहा है, आप देखिए कोई कारोबार नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई बिजनेस रूल नहीं, कोई काम करने की गवर्नमेंट को पावर नहीं, अब है हो क्या रहा भाई में। तो ये सारी चीजें हम सड़कों पे उतरे हैं और इसके लिए हम मुकाबला कर रहे हैं कि भाई साहब ये हालात हम चलने नहीं देंगे। तो कांग्रेस के जरिए निकाली गई इस पदयात्रा का मकसद मुल्क के आईन की हिफाजत करना है और इसी पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जगदीप सिंह कांग्रेस लीडर और अवतार सिंह बीजेपी लीडर। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे जगदीप सिंह जी कि किस तरीके से ये पदयात्रा निकाली गई और आगे जम्मू कश्मीर में किस तरीके से ये जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आज जो वास्तु स्थिति इस पूरे देश में बनी हुई है और जिस तरीके से न केवल संविधान को अपितु संविधान रचयिता को देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर रुस्वा किया गया, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश गृह मंत्री के जरिए की गई और कोड़ में खाज ये कि मोहन भागवत साहब जो आरएसएस के प्रमुख है, उनका अभी हाल दिया हुआ बयान, जिसके बाद मुझे लगता है कि एक बार फिर से भाजपा के वैचारिक पुरोधाओं की न केवल सोच जो है वो इस देश के सामने आई है, अपितु इन लोगों ने तो एक सिरे से इनकार ही कर दिया है कि भारत को आजादी जो है वो उस वक्त नहीं मिली जब पूरा देश न मालूम हजारों लाखों की तादाद में बलिदान देने, जेलों में जाने और अपना सब कुछ इस देश के नाम पर आहूत करने के बाद उस आजादी को हमने हासिल किया था। तो ये निश्चित तौर पर एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मुझे लगता है कि कांग्रेस ने माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर एक प्रयास नए सिरे से आरंभ किया है ताकि लोगों को यह समझ में आए कि देश सबसे ऊपर है और सेकुलरिज्म, जिसे हम कहते हैं कि सबको समभाव के साथ एक देश में रहने का और उनके बुनियादी हक हकूकों का अख्तियार जो है वो हासिल होना चाहिए। यहां तक सवाल जम्मू कश्मीर का है तो निश्चित तौर पर पिछले विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस ने बड़ी ईमानदारी से उसको स्वीकार भी किया है जी। ये बात अब है कि स्थानीय प्रशासन की जो मिली भगत रही और जिस तरीके से बाई ऑल द इंडेफिनिट मीन्स जिस तरीके से यहां चुनाव हुआ उसका हमने विरोध किया, लेकिन इसके साथ साथ एक कमेटी भी बनी जिसमें हमने उन तमाम मूलभूत कारणों पर बड़ी गहनता से मनन करने के बाद आला कमान को रिपोर्ट सौंपी है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में आम जन तक मौजूदा सरकार की जो कहीं ना कहीं पार्टी की यही कोशिश है कि जम्मू में खोए हुए जनाधार को वापस पाया जाए। और हमारे साथ अवतार सिंह बीजेपी नेता भी जुड़ चुके हैं। अवतार सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस द्वारा निकाली इस पदयात्रा को लेकर आप किस नजरिए से देखते हैं। नमस्कार। पहले सभी अपने पैनलिस्ट
जो हमारे बैठे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार और मेरे देखने वालों को भी सभी को नमस्कार। कांग्रेस की पद यात्रा का जहां तक सवाल है, मैं आपको दो टोक बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की जो पद यात्रा है उसमें जम्मू कश्मीर के बिजनेस रूल्स की ये बात कर रहे हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के सहयोगी थे अपने जो आगामी इलेक्शन हुए अभी असेंबलीज के, तो अगर इनको बिजनेस रूल्स के हिसाब से अगर वो ऑथराइजेशन नहीं मिली है, अगर सरकार को किसी चीज का डिनाइल हो रहा है, तो इनको चाहिए अपनी सरकार को बोल देना चाहिए कि भाई वो रिजाइन दें या इसके लिए प्रोटेस्ट करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो हैंड इन ग्लोव भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर के विजिट के ऊपर आपने देखा है, वो तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सेंटर की सरकार के साथ एकदम उनके साथ जुड़ के अपने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस के हाथ क्या लगा है जम्मू कश्मीर में उनके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस करके? ये मैं पहले दिन से ही बता चुका हूं कि कांग्रेस अपना क्लेम स्टेक करती है कि हम जिस सरकार में हैं, तो अगर वो सरकार में है तो उन्होंने अपने सरकार को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर उनको बोल देना चाहिए कि अगर वो चुनी हुई सरकार क्या है तो उनको उसमें प्रोटेक्ट में उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी शामिल कर लेना चाहिए। इंडिया का अलायंस, आपका इंडिया अलायंस है, तो इन लोगों को मुझे लगता है उनको साथ लेके इसके लिए स्ट्रांग प्रोटेस्ट करना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो बिल्कुल अपने आनंद ले रही है अभी सरकार में बैठ के, तो मैं कहता हूँ इट इज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज अभी उनका, क्योंकि वो कहीं सरकार में नहीं है, कहीं उनकी सरकार नहीं है, तो उन्होंने तो इससे पहले भी पद यात्राएं करी हैं काफी, तो फिर उनका क्या श्रेय सरकार ने या लोगों ने उनको दिया, वह भली भांति जानते हैं। तो पॉलिटिक्स में जिंदा रहने के लिए उनकी एक नई चाल है, तो उनको करने दो। बाकी सेंटर में सरकार बैठी हुई है, लोगों ने जगदीप सिंह भी जनता पार्टी को अपना कॉन्फिडेंस देके रखा। जगदीप सिंह भी हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आज आप हिंदुस्तान को बड़ी अच्छी जी अवतार सिंह जी हमारे साथ जगदीप सिंह कांग्रेस नेता है। तो जगदीप सिंह जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अवतार सिंह जी ने बात कही, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या कहना चाहेंगे इस पे? Benignly but reluctantly too, I'm quite unable to comprehend what the heck he is talking about. Whether he heard what you said and you asked, उनको पता भी है आपने क्या सवाल पूछा और ये क्या जवाब दे रहे हैं। और ये विडंबना देखिए भाजपा की सोच की, ये कहना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भाजपा के साथ हैंड इन ग्लोव है। तो मुझे एक बात बताइए जरा, क्या इसमें आपको दिक्कत है? भाजपा की अगर मरकज में सरकार है तो क्या ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि तमाम गैर भाजपाई प्रदेशों में जहां जनता ने आपको कोई सशक्त जनादेश नहीं दिया तो वहां पर आप उनको सपोर्ट करें? पर आपने क्या किया? दरअसल आज इस डिबेट का मुद्दा कुछ और था, लेकिन अब आपने सवाल उठाया तो मैं आपसे पूछ लेता हूं, बराए मेहरबानी जरा बताइए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 55 आप चुनाव से ठीक पहले लगाते हैं और एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में इस प्रदेश की कमान सौंप देते हैं जो अपना चुनाव लाख सवा लाख वोटों से हार कर आता है। लोकसभा चुनाव होते हैं तो वो जम्मू कश्मीर को छोड़कर प्रचार करने अपने गृह प्रदेश चला जाता है सरकारी खर्च पर। और आज अगर उमर अब्दुल्ला साहब, जिन्हें मैं एक बड़ा मजा हुआ राजनेता मानता हूं, अपने देश के प्रधानमंत्री से, माफ कीजिएगा, हालांकि आज तक जो देखने में आया है वो भाजपा के प्रधानमंत्री ज्यादा नजर आते हैं, पर एक मिनट के लिए मान लीजिए जो वो मान रहे हैं कि वो इस देश के प्रधानमंत्री है। और मैं बड़ी साफगोई के साथ आपको एक और बात आज बता दूं, आपकी जो मानसिकता है वो इतनी संकीर्ण और इतनी विकृत हो चुकी है। मैं आपको आपका वो नारा याद दिलाता हूं, डबल इंजन की सरकार, जो 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद आपने महाराष्ट्र में दिया था। क्या है वो एक चेतावनी है कि भाई हमें वोट दीजिए क्योंकि हमारी सरकार केंद्र में है और हमारा डबल इंजन है, और अगर आप हमें किसी प्रदेश में वोट नहीं देते हैं तो उसकी सजा आपको मिलेगी। और वही आपने दी। जो इस देश के फार्मर फाइनेंशियल कमिश्नर ने पब्लिक डोमेन में कहा कि मुझे प्रधानमंत्री ने मना किया गैर शासित भाजपा राज्यों में
जो उनका हक बनता वो काटा जाए। तो आज का मुद्दा तो मोहतरमा बड़ा साफ था कि पद यात्रा क्यों की गई। इन्होंने बताया कि अंबेडकर साहब का अपमान क्यों किया गया। इन्होंने बताया कि इनके ललन सिंह, इनकी ज्योति मिर्धा, इनके अरुण गोविल जैसे लोग क्यों कह रहे थे लोकसभा चुनाव से पहले कि हम संविधान बदल देंगे। जी, यहाँ अवतार सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं। अवतार सिंह जी, आप क्या कहना चाहते हैं, आप भी बताइए। मैं आपको जगदीप जी को मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से इतना ज्ञान देना चाहता हूं। मुझे लगता है अगर वो इंडिया अलायंस के पार्टनर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार जम्मू कश्मीर में बनी है, तो जम्मू कश्मीर की सरकार जो आदरणीय उमर अब्दुल्ला साहब के नेतृत्व में अभी चल रही है, अगर सरकार चलाने में उनको कोई तकलीफ है, अगर उमर अब्दुल्ला साहब को कहीं पे ये लगता था कि सेंटर उनको कोऑपरेट नहीं करती, तो फिर मुझे लगता है कि हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के जो गुणगान उन्होंने कल जो हमारा उद्घाटन हुआ जाडमोर टनल के ऊपर, तो वो नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में बैठ के हमारा मिशन है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो उस विश्वास को बनाते हुए हम जम्मू कश्मीर में अपने नवयुक्त जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो बने हुए हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी की सेंटर की सरकार की ओर से पूरा आश्वासन मिला है। और आदरणीय जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो भी बिल्कुल इसमें मुतमईन हैं कि उनको पूरा सहयोग सेंटर से मिल रहा है। अब हमारे जगदीप जी कौन सा रोना रो रहे हैं, मुझे उस बात की बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। अवतार सिंह जी, ये जो पदयात्रा निकाली गई कांग्रेस के जरिए, ये उनका कहना है, उनकी पार्टी की ये कहना है कि मुल्क के आइन की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए ये यात्रा निकाली गई और कहीं ना कहीं आइन को लेकर ही लोगों में जो है वो बेदारी फैलाई जा रही है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे जगदीप सिंह जी? मैं बताना चाहूंगा जगदीप जी को मैं बताना चाहूंगा, अगर बताना चाहते हैं जनाब, अगर हिंदुस्तान के आइन को कहीं भी भारतीय जनता पार्टी उसका खिलवाड़ करती, तो मुझे लगता है आज तीसरी बार हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। लोग अपना विश्वास दे चुके हैं। लोग क्या, हिंदुस्तान तो था ही पूरा जो बड़े शकीर है, पूरा जो हमारा एक जो पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे मोदी जी को सम्मान और मान देके आज तीसरी बारी वो सरकार चला रहे हैं। वो देश को तो विकसित करना चाहते हैं, वो कहते हैं पूरी वर्ल्ड विकसित हो। जी, आप क्या कहना चाहते हैं जगदीप सिंह जी? आप भी बताइए, इस पे आपका क्या व्यू पॉइंट है? देखिए, मुझे स्क्रीन पर अवतार जी दिखाई तो नहीं दे रहे, पर मेरा प्रणाम मैं दोनों हाथ जोड़कर देख लें, सुन तो रहे हैं जगदीप जी, हमें आराम से स्वीकार कीजिए और थोड़ा सा मादा रखिएगा सुनने का। ये सच है। मुझे बहुत जी अवतार सिंह जी, आप पे आएंगे, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। जगदीप जी, अवतार सिंह को अगर किसी चैनल पे न्योता मिलता है तो वो मेरी पेशेंस के लिए मुझे मिलता है जी। मैं कोई पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, एक आम कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और मुझे सुनने का मादा भगवान ने, अल्लाह ताला ने, वाहिगुरु ने दिया हुआ है जी। आपकी हर एक बात का मैं बड़े प्यार से अपने सिस्टम को नियंत्रण में रखते हुए आपकी हर एक बात का जवाब देने के लिए मैं सक्षम भी हूँ। जी अवतार सिंह जी, आप थोड़ा ठहर जाइए। जगदीप सिंह, आप अपनी बात रखिए। जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जिन प्रधानमंत्री, जिन्हें मैं परिधान मंत्री कहना ज्यादा बेहतर समझता हूं, उनकी अगुवाई में आज की जो खबर है वो ये है कि रशिया के अंदर हमारे दर्जन भर से ज्यादा जवान जो रशिया की तरफ से युद्ध लड़ने गए, क्योंकि बेरोजगारी ने इस देश का क्या हाल किया है वो पूरा देश जानता है। अब मैं जरा बताता हूं संविधान के प्रति आपका कितना सम्मान है। का अध्यादेश आपने रातों रात पलटकर इलेक्शन कमीशन के चुनाव में 2-1 का बहुमत बना लिया। दिल्ली की सरकार की तमाम ताकतें आपने एक मर्तबा फिर सुप्रीम कोर्ट के अध्यादेश को पलटकर छीन ली। आपने इस देश के अंदर चुनावी प्रक्रिया को इतना नपुंसक बना दिया कि लाखों लाख वोट जो है वो एकाएक बढ़ गए और उनका कोई जवाब इस देश में ईवीएम के जरिए सत्ता हासिल करने वाली ये पार्टी नहीं दे पाई।
आलम तो ये था कि जब एक गांव के लोगों ने माकपोल करना चाहा तो ट्रकों में भरकर पुलिस भेजी गई। जहां तक देश का डंका बजने की बात है तो वो भी थोड़ा बता दूं, ये भी इस देश ने पहली मर्तबा देखा कि इस देश के गृह मंत्री पर एक गैंगस्टर के साथ आरोप जो है वो दुनिया के विकसित देश लगा रहे हैं। अमेरिका ने हमें न्योता तक देना इन टाइम जरूरी नहीं समझा। इंग्लैंड के अंदर हमारी क्या परिस्थिति बनी, हमारे पुजारियों तक को वहां पर वीजा नहीं मिला। अरे जो छोटे छोटे देश थे, मालदीव जैसा मिट्टी भर का देश अपनी देश की संसद में यह कहता है कि उसने हमारी फौज को वहां से निकाल दिया। बांग्लादेश की बात कीजिए, श्रीलंका की बात कीजिए, भूटान की बात कीजिए, कोई एक आप मुझे मुल्क बता दीजिए जहां आपका डंका नहीं बज रहा। जी अवतार सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? जगदीप सिंह जी को आप रोक ले, मैंने उनकी सारी बातें सुनी, अभी पूरी भी नहीं। जी अभी वो अपनी बात रख रहे हैं और आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम जी कश्मीरी में एक कहावत है, उनका मैं आपको अर्थ भी बता दूंगा। कहते हैं माजिन लचकुंत सतारस ट्यों ट्यों। किसी एक गरीब की माँ के ऊपर सर के ऊपर चुन्नी नहीं थी और उनका बेटा बाजार में जाके सितार को, जो एक जिसको गिटार बोलते हैं, उसका नाच गाना बाजार में करके दिखाते थे। जगदीप जी को बताएं कि हम देश में बैठे हैं, मैं कोई इंटरनेशनल एनालिस्ट नहीं हूं, मैं देश में बैठा हूं और देश की बात करना चाहूंगा। अगर संविधान में जो इलेक्शन इन्होंने जीता है, अगर इनको ईवीएम पे डाउट लगता है, अगर भारतीय जनता पार्टी के हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर डाउट है, तो जहां पे ये इलेक्शन जीतते हैं तो वहां पे क्यों ये खामोशी बना देते हैं, और जहां से ये इलेक्शन हार जाते हैं वहां ईवीएम को दोष, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोष और प्राइम मिनिस्टर की कार्यकर्ती पे दोष देते हैं। इनको लिए देश में बैठे हैं, देश को सुधारने की हम सब मिलजुल के बात करें, देश को सुधारें और उसके बाद हम इंटरनेशनल मुद्दों पे बात करें। अभी देश का मुद्दा छाया हुआ है, आपने इनकी जो यात्रा निकाली है संविधान के खिलाफ, तो इनको बोलिए अंबेडकर जी का कितना मान सम्मान आप करते हैं, वो इनको झांक के देखना चाहिए। जी अवतार सिंह जी और जगदीप सिंह जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। और कश्मीर में दरअसल जमीनी सतह पर मजबूती के साथ साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए बीजेपी भी लगातार कोशिशें कर रही है इस बीच। और आपको बता दें कि मेंबरशिप ड्राइव के साथ तंजीमी सतह पर भी लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। और इसी हवाले से आज बांदीपुरा में असेंबली वॉर हल्का इंचार्ज का इंतखाब हुआ, जिसमें सीनियर लीडरान के अलावा जिले भर से आए कारकुनों ने भी हिस्सा लिया। बता दें कि हालिया असेंबली इंतखाब में बांदीपुरा ही कश्मीर खित्ते का वो वाहिदा जिला था जहां से बीजेपी ने सभी हलकों से अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन तीनों ही सीटों पर उसे शिकस्त मिली। बीजेपी और म्युनिसिपल और पंचायती इलेक्शन की तैयारियां कर रही है अब, और इन इलेक्शन में पार्टी को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी अब नए इंचार्ज के जिम्मे है। आज हुए चुनाव में आपको बता दें कि बांदीपुरा सदर सीट के इंचार्ज मोहम्मद इकबाल कामयाब हुए, जबकि डीडीसी मेंबर राजा एजाज गुरेज और मीर आरिफ सोनावरी के असेंबली हल्का इंचार्ज मुंतखब हुए। तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं असेंबली में चुनाव को लेकर काफी आगे बढ़ रही है और अपनी जमीन तलाशने के लिए कश्मीर में जो है जनाधार वापस पाने के लिए जद्दोजहद में लगी है। और इसी कड़ी में अपने पार्टी लीडरशिप का, खासकर जनाब अशोक कोल साहब का, कि उन्होंने मुझ पे भरोसा किया। और जो गुरेज जो बीजेपी के लिए पॉलिटिकल लेवल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपने देखा होगा रिसेंट असेंबली इलेक्शन में भी वहाँ के गुरेज तलेल के लोगों ने दिखाया भरोसा, एक बहुत बड़ा भरोसा जताया। 7,500 वोट हमारे कैंडिडेट को, बीजेपी को पड़े। तो मेरे लिए चैलेंज है उस मोमेंटम को बरकरार रखना। पार्टी ने भरोसा किया है, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ और खुद पे भी भरोसा है मुझे कि मैं उनके पार्टी के उम्मीदों पर, अपने गुरेज तलेल के अवाम की उम्मीदों पर मैं खड़ा होता हूँ। तो कहीं ना कहीं जहां जम्मू में एक तरफ कांग्रेस अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, तो कश्मीर में बीजेपी जो है अपना दमखम दिखाने की जद्दोजहद में लगी है। जगदीप सिंह जी, आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि इस पर आप क्या कहेंगे। देखिए मोहतरमा, मैं बड़े शालीनता के साथ, बड़े आदर के साथ कुछ सवाल इनके सामने रखूंगा और फैसला दर्शकों पर छोड़ के।
ये एक आदत बन गई है भाजपा की कि अक्सर जब कभी बात हो ईवीएम की तो ये कह देना कि जनाब जहां आप जीते हैं वहां तो आप बोलते नहीं। तो बराए मेहरबानी सबसे पहले मुझे इस सवाल का जवाब दें कि जब पहली मर्तबा ईवीएम का विरोध हुआ तो आप ही के सांसद थे जिन्होंने किताब लिखी थी डेमोक्रेसी इन द डेंजर, और अडवाणी साहब ने उसकी प्रस्तावना लिखी। मेरे कुछ सवाल और है, आप उनका जवाब दे दीजिए और मैं समझ जाऊंगा और मैं मान जाऊंगा कि आप सही हैं। और केंद्रीय चुनाव आयोग, जिसको केंचुआ अगर हम वेरियस के तौर पर कहें, तो वो एक ऐसा रीढ़ की हड्डी के बिना प्राणी है जिसने आज इस देश की गरिमा और अस्मिता को सवालों की जद में ला खड़ा किया। मेरा पहला सवाल आपसे, जो इलेक्शन कमीशन ने माना है एक आरटीआई के जवाब में कि 20 लाख ईवीएम मशीनें लापता है, कोई जवाब है? दूसरा सवाल, वो तमाम लोग जो 4 प्रोफेसर जिनको चुना गया, जो उस तकनीकी टीम का हिस्सा थे जिन्होंने वीवीपैट की खोज की, उन्हीं को आपने अपनी तकनीकी टीम में क्यों रखा? मेरा तीसरा सवाल, भाजपा के 4 कार्यकारी सदस्य उस कंपनी के निदेशक क्यों है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के, आउट ऑफ 7? कोई जवाब है? इसके बाद अगर हम चलते चले जाएं तो सवालों का एक लंबा सिलसिला है। मसलन महाराष्ट्र और हरियाणा जो कि मैदानी इलाके थे, वहां पर आपने, मैं फिगर्स के साथ बताना चाहूंगा, 7.8% महाराष्ट्र में आपने काउंटिंग से ठीक एक दिन पहले जो है वो वोट बढ़ा दिए और उसका कोई जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं देना चाहता। और इससे बड़ी विडंबना क्या होगी, आप मुझे बताएंगे कि जिन लोगों ने, जो रनर अप कैंडिडेट थे, उन्होंने करोड़ों रुपए की फीस भरी, 47,300 रुपया पर पोलिंग बूथ, और जब वो रिकाउंटिंग के लिए जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है कि हम आपको वो मशीनें नहीं दिखाएंगे जो इलेक्शन में यूज की गई, हम आपको माप खोल करके दिखाएंगे 5 मशीनों के ऊपर। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो माफ कीजिए, हमने यहां पर ईवीएम को लेकर सवाल नहीं उठाया, हमने झारखंड में नहीं उठाया, हमने सवाल उठाया हरियाणा और महाराष्ट्र में, जहां आपने औसतन 70 लाख से ज्यादा वोट बढ़ा दिए। और यही परिस्थिति आज दिल्ली में बनी हुई है, जहां पर हजारों वोट आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, 84 वर्कर्स ऑफ योर पार्टी ऑन द लेटर हेड ऑफ द बीजेपी हैड प्रोक्लेम्ड, जिसमें 74,000 से ज्यादा वोटों को कैंसिल करने की आवेदन करते हैं और इलेक्शन कमीशन उसे अपनी वेबसाइट पे नहीं डालता। ये वो सैकड़ों सवाल है और मैं पूछना चाहता हूं, 2-1 का बहुमत आपने क्यों लिया? क्यों अरुण यहां पर गोयल साहब जो थे इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने इस्तीफा दिया? क्यों अशोक लवासा जैसे इलेक्शन कमिश्नर को प्रताड़ित किया गया? ऐसे कितने यक्ष प्रश्न हैं, इनका कोई उत्तर आपके पास है? हर बार सिर्फ ये कहकर कोस देना कि जनाब ये तो ईवीएम के खिलाफ बात करते हैं। आपको याद दिला दूं अखिलेश यादव का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मैं 100% सीटों पर भी जीतूं तब भी मैं ईवीएम के प्रति यही दृष्टिकोण रखूंगा और यही दृष्टिकोण हमारा है। जी जगजीत सिंह जी, आपके इन सारे सवालों का जवाब अवतार सिंह जी देंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आप दोनों को रोकना चाहूंगी। दरअसल मोहम्मद इकबाल जो है वो बांदीपुरा से बीजेपी के इंचार्ज बने हैं और इसी खबर पर जानकारी लेने के लिए हमारे नुमाइंदे बांदीपुरा से वाहिद मकबूल हमारे साथ है। वाहिद, आपसे जानना चाहेंगे इस पर क्या कुछ अपडेट रहा? देखिए, आज कॉन्फ्रेंस इंचार्ज के लिए बाज़ाब्ता तौर पर जो बीजेपी ऑफिस बांदीपुरा है, यहाँ पे जो चुनाव है वो अमल में लाए गए, क्योंकि जिस तरह से ये चुनाव है ये कश्मीर के पहला ऐसा जिला हम कह सकते हैं कि जहाँ पे भाजपा ने आज इस तरह के इलेक्शन करवाए और ये पुरअमन माहौल में यहाँ इख्तिताम पजीर हुए। तो फिलहाल जिस तरह से 3 जो कॉन्स्टिट्यूंसी पे मुश्किल में है, जिले बांदीपुरा, सरगटा सिंह गुरेज बांदीपुरा और जो संभल सोनावारी है, राजा एजाज को फिलहाल जिस तरह से संभल सोनावारी का चैलेंज बनाया गया है और साथ ही साथ जो बांदीपुरा है यहाँ पे मोहम्मद इकबाल को बनाया गया और इस तरह से संभल सोनावारी मोहम्मद आरिफ को बनाया गया। तो लगातार तीनों का यही कहना था, जिस तरह से उन्होंने कैसे टीवी से बात की, तो उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि जो भाजपा की हुकूमत है यहाँ पे, वो साथ साथ जो भाजपा का जो मंशूर है वो चाहते हैं वो घर घर तक पहुंचाए, ताकि यहाँ पे जो अमन और जो तरक्की वो हो सके। और साथ ही साथ जिस तरह से राजा एजाज जो गुरेज को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका कहना है कि भाजपा को वो जरूर इस बात के लिए मजबूर करेंगी कि वो दूर दराज इलाके इस गुरेज सेक्टर के लिए जो है रोड टनल का वो यहाँ पे दे, ताकि यहाँ पे जिस तरह से विंटर्स में ज्यादातर जो रोड वो बंद रहता है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी होती है।
उनका कहना है कि ये भाजपा ही हुकूमत है जो यहाँ पे इस तरह की जो रोड टनल वो दे सकती है। तो उन्होंने कहा कि वो अपनी जद्दोजहद वो लगातार जारी रखेंगे ताकि यहाँ के जो लोग रह रहे हैं उन्हें किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। उनका मजीद यह भी कहना था कि जिस तरह से हालिया जो असेंबली इंतखाबात हुए तो इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और साथ ही साथ भाजपा को बहुत ज्यादा वोट मिला है गुरेज इलाके से। और यकीन किया जा सकता था कि पहली जो निशस्त है सीट है वो गुरेज से निकल के आएगी, लेकिन जिस तरह से वहां पे जो मतदान फिर लोगों ने वोट डाला तो उसके बाद ही जो बीजेपी वो दूसरे नंबर पे वहां पे हुई। तो हम कह सकते हैं बीजेपी जो है गुरेज में तो वो काफी मजबूत मानी जाती है। इसी तरह अगर हम बांडीपोरा की बात करें तो बांडीपोरा में भी जो है उनका मार्जिन अब कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि जो कैंडिडेट्स यहाँ पे थे तो यहाँ पे ज्यादा कैंडिडेट्स थे तो उनका यहाँ पे उतना नहीं था। लेकिन जिस तरह से अब मोहम्मद इकबाल को यहाँ पे चुना गया है तो उसका कहना था कि वो बांडीपोरा की तामीर तरक्की के लेकर काम जरूर करेंगे और साथ ही साथ पार्टी है उसको मजबूत बनाने जी वाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बांदीपुरा के अलावा नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में भी बीजेपी के नए असेंबली हल्का इंचार्ज का चुनाव हुआ। जिला बीजेपी सदर जावेद अहमद कुरैशी ने इन इंतखाबात के नतीजों का ऐलान करते हुए बताया कि शब्बीर अहमद कुपवाड़ा असेंबली हल्के के इंचार्ज मुंतखब हुए, जबकि मिराजुद्दीन ख्वाजा लंगेट असेंबली सीट और इम्तियाज अहमद मीर टंगधार असेंबली हल्के के इंचार्ज चुने गए। जिला सदर ने कहा कि नई लीडरशिप पैदा करने की सिब्त में ये अहम पेशरफ्त है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नव मुंतखब हल्का इंचार्ज पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत करने में पूरी मेहनत करेंगी। तो अब हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं अवतार सिंह, बीजेपी के नेता, और साथ ही कांग्रेस के लीडर जगदीप सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हम जब चर्चा कर रहे थे तो इस दौरान जगदीप सिंह जी ने कुछ सवाल रखे थे आपके सामने अवतार सिंह जी, अब उनका जवाब आप दीजिए। जी बहन जी, मुझे जगदीप सिंह जी के पूरे सवाल याद है। मैं इनको सिर्फ दो टोक में एक ही बात बताना चाहूंगा। अगर हरियाणा या महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुन के आई है तो ये ईवीएम के ऊपर या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर दोष लगा रहे हैं। जहां पे इन्होंने इलेक्शन जीता वहां की बात क्यों नहीं करते? उस इलेक्शन में क्या ईवीएम ठीक थी और महाराष्ट्र में और हमारे क्या नाम है हरियाणा में ईवीएम खराब हैं? इनको चाहिए जब तक ईवीएम नहीं बदली जाती हैं, जब नॉर्मल इलेक्शन नहीं होते हैं तो इनको इलेक्शन का बहिष्कार करना चाहिए। इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जहां इलेक्शन हारते हैं तो वहां ईवीएम के ऊपर रोना डाल देते हैं, और जहां ईवीएम इनको सहयोग नहीं देती तो वहां पे ये ईवीएम के ऊपर दोष डालते हैं। तो इनको मुझे लगता है इनको अपनी सोचनी पे विस्तार करने की आवश्यकता है, इनको अपनी सोचनी पे और भारत की और भारत के संविधान के ऊपर इनको विश्वास अगर है तो फिर जाके इनको इन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर इनको संविधान पे अगर इनकी राजी नहीं है, अगर ये संविधान पे इनको डाउट है तो ये तब तक इनको स्ट्रगल करनी चाहिए जब तक ये संविधान को अपने हिसाब से उतारते नहीं। तो इसका बिल्कुल मकसद यही है जी जगदीप सिंह जी, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के नेता जन सिर्फ बुगलाट के शिकार हैं जी। इनके जो ख्वाब बड़े देखे थे, जो इन्होंने भारत यात्रा का प्रोग्राम किया था कि लोग जी अवतार सिंह जी आपको हिंदुस्तान की जनता जानती है जी। जगदीप सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं, आप बोलिए जगदीप सिंह जी। जी देखिए, मुझे कुछ नहीं कहना, ये फैसला दर्शक करेंगे। आप भी बाखूबी जानती हैं मेरे द्वारा पूछे गए किसी भी सवाल का इनके पास कोई उत्तर नहीं है। ये ठीक है, ये भाजपा से है, इनकी ये नैतिक जिम्मेदारी है, ये अपनी पार्टी को डिफेंड करें, लेकिन इनको ये याद रहना चाहिए कि ये भी इसी देश में रहते हैं। बतौर नागरिक जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होना शुरू हो जाए, जब सवाल देश की चुनावी प्रक्रिया पर खड़ा हो जाए, मैंने जितने ज्वलंत प्रश्न इनसे पूछे, अगर ये उसमें से किसी एक का भी जवाब दे दे तो मैं आपके मंच से कह रहा हूं मैं राजनीति छोड़ दूं। अखबार नवीसी में अपने जीवन के बहुत आप एक बात बताइए भाई साहब, अपनी कहानी सुना रहे हो, आप सब बातें छोड़ दीजिए, एक बात का जवाब दीजिए। रिकाउंटिंग आने वाले दिल्ली के इलेक्शन है, इनको दिल्ली के इलेक्शन का बहिष्कार करना चाहिए। दिल्ली वाले इलेक्शन में इनको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए क्योंकि ईवीएम के थ्रू वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं। तो एक दीजिए इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, ईवीएम का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, और यहाँ पे संविधान की बात कर रहे हैं, ईवीएम के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। बिल्कुल
बहुत पेशेंस है और आप एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जिस कैंडिडेट ने रिकाउंटिंग के लिए 47,300 रुपए जमा करवाए, आप उसे वो रिकाउंटिंग के लिए मशीन क्यों नहीं दे रहे? आप क्यों वीवीपैट की पर्ची का मिलान नहीं करवा रहे? और आज परिस्थिति ये है, आज आप इतनी बातें कर रहे हैं, आपने संविधान के रूल 93 को क्यों बदला? जब हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने महमूद प्राचा को सीसीटीवी फुटेज देने के लिए कहा, आपने नियम ही बदल दिया कि आपको फुटेज ना देनी पड़े ताकि आपकी चोरी पकड़ी जा सके। और माफ कीजिएगा, बैसाखियों के सहारे खड़ी ये आपकी सरकार। एडीआर का मामला आज भी सुप्रीम कोर्ट में है, जहां 89 सीट्स ऐसी हैं जहां पर कुल पड़े वोट और ईवीएम में गिने गए वोटों में लाखों का अंतर है। तो धोखे से, बेईमानी से, मक्कारी से जीतकर और फिर चैनलों पे आके ज्ञान बांटना बंद कीजिए। अगर आपसे सवाल पूछा गया तो उसका सीधा जवाब दीजिए कि जो मैंने प्रश्न आपके आगे रखे उनका कोई उत्तर आपके पास है, और अगर तो ईमानदारी से उत्तर दीजिए। जगदीप जी, आपने मेरे ऊपर सिर्फ सवाल पूछे और मैंने आपको अपनी बुद्धि के हिसाब से और भारतीय जनता पार्टी के मिशन के और सिस्टम के हिसाब से आपको उन सवालों का जवाब दिया। अब मेरा एक सवाल आप ले लें, मेरा सवाल है और सीधा सीधा मुझे उस सवाल का जवाब चाहिए। अगर आपको हिंदुस्तान के संविधान के ऊपर डाउट लग रहा है, अगर आपको हिंदुस्तान के इलेक्शन सिस्टम पे, ईवीएम पे अगर आपको कहीं डाउट्स लगते हैं, तो मुझे लगता है आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप दिल्ली के आने वाले इलेक्शनों में बहिष्कार करें और अपनी स्ट्रगल को आगे रखें। नहीं तो एक साइड से आप इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, ईवीएम से इलेक्शन होने वाला है, संविधान, हिंदुस्तान के संविधान के अंदर इलेक्शन होने वाला है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों को धोखा दे रहे हैं, अपने वोटरों को धोखा दे रहे हैं। धन्यवाद। तो बहुत जी, तो आप दोनों ने अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखे और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जगदीप सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अवतार सिंह जी, आप